नमस्कार साथी। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का आपका राष्ट्रीय संस्करण है, नेशनल एडिशन है। तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। तो सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून का सुप्रीम कोर्ट में किया बचाव। आयोग की निष्पक्षता के लिए चयन समिति में न्यायिक सदस्य होना जरूरी नहीं, ये कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है। और कहा कि संसद को चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों पर फैसला लेने की शक्ति देता है संविधान। और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग पर का किया विरोध, सुनवाई आज है। और तय व्यवस्था के आधार पर इस कानून को नहीं दी जा सकती है चुनौती, सरकार ने कहा है। अब देखिए किसकी बात हो रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, जिसे सामान्य तौर पर आप लोग चुनाव आयोग कह देते हैं। और एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना, यही करवाता है आपका। और इसमें देखिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की बात करें तो अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया है, एक तो आप देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक चयन समिति होती है जिसमें आप देखते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता, विपक्ष या सबसे बड़े विरोधी दल के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री द्वारा होता है। और नए कानून में सीजीआई के चयन समिति से बाहर कर दिया गया है, तो उसी पर सुनवाई चल रही है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, अब इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा वो हो गया, और एक प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री हो गए। तो आप देखें कि सरकार के पक्ष में बहुमत है। विपक्ष में अगर वो विपक्ष का नेता जो भी लोकसभा में होगा या सबसे बड़ी पार्टी का नेता होगा वो अकेला पड़ जाएगा, तो बहुमत के हिसाब से चलेगा, तो आप देखते हैं आसानी से सरकार अपना काम करवा पाएगी। इसलिए विरोध किया जा रहा है इसका कि इसमें कम से कम बैलेंस तो होना चाहिए था। और अगर हम मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल कर लेते तो निष्पक्ष रहता। ये राजनीतिक पार्टियां बहुत सारी आ रही सवाल उठा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नाम से है संबंध तो पेश क्यों नहीं होते केजरीवाल, एक कोर्ट कह रहा है। ये आबकारी घोटाले में, शराब नीति घोटाले की बात हो रही। सीएम के अधिवक्ता ने कहा कि ईडी ने गिरफ्तारी ना होने का भरोसा मिले तो पेश होने को तैयार है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है और इसी का उन्हें डर भी है शायद। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रूस यूक्रेन संघर्ष का हल वार्ता व कूटनीति से ही संभव है, मोदी साहब कह रहे हैं। पीएम ने पुतिन व जेलसिंकी से फोन पर अलग अलग की बातचीत, और दोनों ने चुनाव बाद मोदी को अपने देश आने का न्योता दिया है। ये आप देखिए यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। दोनों में आप देखते हैं कि युद्ध चल ही रहा है रूस यूक्रेन में, लंबा समय हो गया है। राहुल बताए कांग्रेस ने 1600 करोड़ का हफ्ता वसूली किससे किया है? एक चुनावी बॉन्ड है ना जो, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और भाजपा को 6200 करोड़ मिला है, 6200 करोड़। और आप सभी जानते हैं कि इसे असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ से ले रहे हैं आप चंदा? कम से कम सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जनता को मालूम तो होना चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि एसबीआई को फटकार लगाई थी, और एसबीआई ने आंकड़े दिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। तो सब राजनीतिक पार्टियां चोर चोर मौसेरे जैसे भाई जैसा व्यवहार उनका रहता है। अब जो विपक्ष की हैं वही दे दें हम का हिसाब किताब, तो इन पर प्रेशर भी पड़ेगा सत्ता पक्ष पर, लेकिन नहीं करती है। तो इस ज़्यादा राजनीति की बातें होती हैं। राजनीति के स्टार्टअप में कुछ को करना पड़ता है बार बार लॉन्च। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि राजनीति के स्टार्टअप को कुछ बार बार लॉन्च करना पड़ता है। पीएम ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से उनका इशारा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर था।
और मोदी से हमने यह बात नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन करते हुए कही है। ये आप देखिए, आतंकी संगठन आईएस का भारत प्रमुख गिरफ्तार हुआ है। ये आतंकी संगठन आईएस के भारत प्रमुख और उसके एक सहयोगी को बुधवार को असम के धुबरी जिले में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों आतंकी बांग्लादेश से सीमा पार करने के बाद यह यहाँ आए थे और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद गुवाहाटी स्थित एटीएफ कार्यालय में लाया गया है। वहाँ आप देखते हैं कि आयकर विभाग की टीम ने लालू यादव के अंगरक्षक रहे शंभूनाथ के 22 ठिकानों पर छापेमारी की है बिहार में। ये आप देखते हैं कि सियासी लाभ वाले होर्डिंग बैनर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए देश भर में लगाए गए होर्डिंग बैनर और पोस्टर 24 घंटे के भीतर हटाने के निर्देश दिए। साथ ही आयोग ने इसके अमल की रिपोर्ट भी 21 मार्च को शाम 5 बजे तक प्रस्तुत करने को कहा है। देखिए, चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाता है ना और आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग शक्तिशाली हो जाता है। ठीक है, और पहले चरण की 102 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है। सुरक्षा परिषद में चीन के अड़ंगे पर भारत की खरी खरी। पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिल स्थायी सदस्य बढ़ाने की संस्तुति की और रिपोर्ट में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया को भी किया अनदेखा। और ये देखिए, यूएस यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की यूएनएससी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आप देखते हैं एक तो 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी में आप देखते हैं चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए हो गया, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं ना, इनके पास आप देखते हैं कि विशेष शक्ति है इनके पास कि अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए, वरना आप देखते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाता है अगर एक भी उसके विरुद्ध में जाता है। इसलिए इसमें सुधार करने की बात हो रही है और लंबे समय से भारत इसकी मांग भी कर रहा है। तो आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफ़ी तनातनी चलती रहती है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। चुनावी साल है तो आप देखेंगे कि खबरें राजनीति की ज़्यादा रहेंगी। 1951 के पहले लोकसभा चुनाव में लगभग 10.45 करोड़ रुपए खर्च आया था, और जबकि 2019 के अगर आम चुनाव में बात करें लोकसभा के, तो यह खर्च का आंकड़ा बढ़कर करीब 55,000 करोड़ रुपए हो गया था। जब 1951 में हुआ था चुनाव 10.45 करोड़ था, और अभी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, 17वीं लोकसभा का, इसमें 55,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। सोचिए कितना महंगा होता जा रहा है चुनाव। लोकतंत्र में युवाओं पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। भारत में चुनाव किसी परम से कम नहीं होता है। चुनाव में भागीदारी से ही लोकतंत्र स्वस्थ और सुदृढ़ बनता है, और इसमें युवाओं की हिस्सेदारी बेहतर और सुखद भविष्य की कामना के साथ अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और इसी का संदेश देने के लिए तमिलनाडु के चेन्नई में कॉलेज छात्राओं ने चेहरों को पेंट कर के युवा मतदाताओं को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में 6% नए मतदाता जुड़े हैं। देश की आबादी का 66.76% युवा है, यानी कि भारत अभी युवा आबादी वाला देश है। इसीलिए तो कहते हैं कि इसका फायदा उठा लीजिए, वरना आगे चलकर यही आप देखते हैं कि क्या हो जाएगा, बोझ बनने लग जाएगा। बाकी आप देखते हैं कि बातें राजनीति की हो रही हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें ना, तो 14 अप्रैल 1984 को हुई थी, और बसपा संस्थापक थे कांसीराम। मायावती आप देखते हैं कि
सोचिए कितनी पावरफुल लीडर रही है। अब विधानसभा में एक सीट केवल इनकी है। और रेलवे स्टेशनों से भी गुजर सकती है बोट की ट्रेन। रेलवे ने काम चलाऊ प्रवृत्ति को छोड़कर शहरों की नई तस्वीर गढ़ने के लिए बढ़ाया कदम। और देश के 1308 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण से 6-7 करोड़ आबादी तक होगी सीधी पहुंच। पीएम ने 500 स्टेशनों के पुनर्निर्माण का कार्य शिलान्यास किया था, तो 40 लाख लोग ऑनलाइन जुड़े थे इससे। अब आप देखिए राजनीति कितनी खतरनाक होती है। बाहुबली की पत्नी पर दिल्ली की फार्मासिस्ट बिहार में लड़ेंगी चुनाव। नवादा जिले की बाहुबली अशोक महतो के साथ पटना मंदिर में की शादी। और उत्तरी रेलवे के दिल्ली स्थित सेंट्रल अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट है अनीता। और केवल आप देखते हैं ये शादी चुनाव के लिए की गई है। कौन है अशोक महतो? अशोक का गिरोह 1990 के दशक में हुए जातीय संघर्ष में चर्चा में आया था और इसके बाद कई नरसंहार में उनका नाम आया। 11 मई 2000 की रात एक ही परिवार के 11 लोगों को गोलियों से भून डाला गया था, इसमें भी अशोक आरोपित था। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजू सिंह की हत्या भी अशोक का नाम आया था। वर्ष 2002 में अशोक नवादा जेल से 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर भाग निकला था। अशोक को वर्ष 2006 में देवघर से गिरफ्तार किया गया था। अभी उस पर ऐसे कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। भागलपुर कारागार में अशोक 17 साल तक कैद रहा। बीते साल 11 नवंबर को उसे जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तो सोचिए राजनीति। और अभी हर खबर आप देखते हैं राजनीति ही राजनीति की चल रही है। ये प्रधानमंत्री साहब का मोदी का प्रधानमंत्री मोदी जी का भूटान दौरा टला। ये भूटान जाने वाले थे ना। भूटान हमारा पड़ोसी है देखिए, और चाइना से इसकी सीमा लगती है। और राज्यों से अगर हम लोग देखें तो आप देखेंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी असम से। किससे? भूटान से। ये भी याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव के कारण नीट पीजी की तिथि बदली, अब 23 जून को होगी। और आपने देखा है कि आपकी सिविल सर्विस एग्जाम की भी बदल चुकी है, डेट बदल चुकी है ना। सिविल सर्विस एग्जाम की भी डेट बढ़ चुकी है, तो इसकी भी। और इंजीनियरिंग सहित 16 विषयों के ऑनलाइन कोर्स में ना लें दाखिला। यूजीसी ने छात्रों को किया सतर्क, कहा जांच कर लें, कोर्सों में दाखिला जांच करके लें। और दाखिल लेने के आरोग्य संस्थानों की सूची में NMI MS पेरियार विश्वविद्यालय के भी कोर्स शामिल हैं। एक आप लोग याद रखिएगा, परेशानी क्या है कि आजकल आप देख रहे हैं कि हर गली चौराहे पर आपको कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी कॉलेज में एडमिशन आप लोग ले रहे हैं, देख लिया करिए क्या ये सही कॉलेज है, इसे किसी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। या आप डिग्री ले लेते हैं, बाद में मालूम चलता है वो कहीं लग ही नहीं रही है, काम की ही नहीं रहे, तो कोई मतलब थोड़ी रहेगा। और देखिए अगर हम लोग यूजीसी की बात करें तो किसकी बात हो रही है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करेगी केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट, अधिसूचना जारी। PIB के तहत किया जाएगा गठन। और बम्बई हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से कर दिया था इनकार। जमानत आदेशों का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश, कहा त्वरित अनुपालन के लिए फास्टर ट्रैल पर आदेशों को देखें जेल अधिकारी। ईमेल के जरिए संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित होते हैं सभी जमानत के आदेश। तो उसी की बात हो रही है। और मुफ्त के रेवड़ियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। जो कहते हैं ना कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे। और आप देखते हैं कि एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। जो अब खुद वो ऐलान करते हैं ना, उसे कल्याणकारी योजनाओं का नाम देते हैं।
जो आप देखे उसके सामने वाला करता है उसे फ्री की रेवड़ी बताता है, तो उसी पर फ्री की रेवड़ी की कोई परिभाषा नहीं है अभी तक, तो उसी की बातें हो रही है। ये बिहार में बीपीएससी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रद्द हुई है पेपर लीक के मामले में। और आप देखते हैं कि कितना भयानक है कि आप खुद देख के देखिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पेपर लीक का मामला ना आ रहा हो। अब केंद्र सरकार कानून ले आई, फिर देखते हैं उसे लागू होने दीजिए क्या रहता है। और आप लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं पेपर दे के, और मालूम चलता है पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हो गई। और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें कितना दुख होता है, कितने नेगेटिव हो जाते हैं वो लोग। अंतरिक्ष यात्रियों का सुरक्षा कवच बनेगा स्वदेशी पैरासूट। एक गगनयान मिशन में दिखेगा आत्मनिर्भर भारत का दम। टीसीएल कंपनी तैयार करेगी 4 पैरासूट। कैप्सूल में रहेंगे गगनयान यात्री। ये 3 दिवसीय गगनयान मिशन के लिए चयनित ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप और अजीत कृष्णन, बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला मिशन के दौरान करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ निचली कक्षा के चक्कर लगाएंगे। और बिग क्रू मॉड्यूल यानी एक तरह से कैप्सूल में रहेंगे। जब मिशन पूरा हो जाएगा तो उन्हें इस मॉड्यूल को सुरक्षित समुद्र में उतारना होगा। यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो वे विशेष पैरासूट सिस्टम को खोलकर धरती पर सुरक्षित आ सकेंगे। और आप देखिए, अमेरिका, रूस व चीन के बाद जल्द ही भारत ऐसा देश होगा जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी पैराशूट से लैस करके गगनयान मिशन में भेजेगा। अच्छी बात है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। ये मुख्य युद्धक टैंक के लिए स्वदेशी इंजन का मैसूर में पहला परीक्षण हुआ है। देश के मुख्य युद्ध टैंक के लिए 1500 हार्स पावर क्षमता की स्वदेशी इंजन का पहला परीक्षण बुधवार को मैसूर में किया गया है। और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इसे युगांतकारी क्षण करार दिया और कहा कि यह देश की सैन्य क्षमता बढ़ाएगा एक तरह से। अच्छी बात है। और इसमें उच्च शक्ति से वजन अनुपात, अधिक ऊंचाई, सोने से नीचे तापमान और रेगिस्तानी वातावरण सहित चरम स्थितियों में संचालन क्षमता जैसी अत्याधुनिक विशेषताएं हैं इसमें। और रूस से अगस्त 2026 तक मिल पाएंगी बाकी 2 S-400 रक्षा प्रणालियां। अगस्त 2026 तक भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की 5 स्क्वाड्रन खरीदने का सेवा सौदा किया था, और जिनमें से 3 की आपूर्ति हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 2 स्क्वाड्रन की आपूर्ति नहीं हो सकी। पहले संभावना जताई जा रही थी कि रूस 2024 तक 5 स्क्वाड्रन की आपूर्ति कर देगा, पर जारी युद्ध में अपनी जरूरतों के चलते उसे योजना में बदलाव करना पड़ा। S-400 वायु रक्षा प्रणाली 400 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए सक्षम। यह युद्धक विमान क्रूज मिसाइलों के विरुद्ध बेहतर प्रभावी साबित हो सकती है। भारतीय वायुसेना ने हाल के वर्षों में वायु रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार किया है। MRSAM आकाश स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के साथ साथ इजरायली स्पाइडर मिसाइल प्रणाली हासिल की है। वायुसेना ने अपनी कुछ परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। अच्छी है पहले। और हमारे पड़ोसी हों पाकिस्तान जैसे, हमारे पड़ोसी हों चाइना जैसे, अफगानिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे, तो आप देखते हैं कि हमें सुरक्षा पर अपनी ध्यान देना ही होगा। अब आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है आपका, और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। आम आदमी की सरोकार सादती विदेश नीति हमारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में विदेश नीति के मोर्चे पर जितनी सक्रियता देखी गई उतनी किसी पूर्ववर्ती सरकार में नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए उसमें अपनी ऊर्जा एवं समय का अपेक्षित निवेश किया है। यही कारण है कि 2014 के पश्चात अधिकांश जनमत सर्वेक्षणों में मोदी सरकार की विदेश नीति प्रदर्शन पर उत्तरदाताओं ने खासी संतुष्टि व्यक्त की है। जबकि पहली सरकारों के समय विदेश नीति में केवल बुद्धिजीवी और एक विशेष वर्ग की दिलचस्पी रखते थे। मोदी युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर आम नागरिकों में भी अभिरुचि और भागीदारी के भाव उजागर हुए। जटिल अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों और संकटों से निपटने के लिए देश में पूरे समाज को अंशभागी बनाना होगा, कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और स्वाधीन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इसका कारण है जनमानस में बढ़ता
विश्वास की सामान्य जन के हितों का भी विदेश नीति से सीधा सरोकार है। भारत के सामान्य नागरिक महसूस कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत जो भी नीतिगत पहल या फिर कदम उठा रहा है और उसके भी प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। इस संदर्भ में विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यथार्थ ही कहा कि अगर हमने अच्छी विदेश नीति नहीं बनाई होती तो पेट्रोल की कीमत बहुत अधिक होती, खाद्य तेल के भाव आसमान छू रहे होते और आपके मोबाइल फोन का मूल्य भी काफी अधिक होता। आज हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ जो करते हैं उसका भारतीयों के दिनादिन जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भारत में औसतन मुद्रास्फीति दर 8.2% थी। मोदी सरकार के एक दशक के दौरान यह 5% से कम रही है। महंगाई पर लगाम लगाए रखने में घरेलू आर्थिक नीतियों के साथ ही इसका श्रेय कुशल विदेश नीति को भी जाता है। और आप देखिए, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय रुझानों से निर्धारित होती हैं। भारत के मामले में तो यह और भी मुखरता से रेखांकित होता है, क्योंकि देश कच्चे तेल की 85% और प्राकृतिक गैस की 50% आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। यानी कि दूसरे देशों से हम लोग खरीदते हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम खुद यानी कि अपना काम चला सकें। और ऐसे में विदेश नीति और देश की ऊर्जा सुरक्षा एक दूसरे पर आश्रित है। जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी शक्तियों ने भारत को रूस के विरुद्ध पक्ष लेने का दबाव डाला, तब हमने अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों को सर्वोपरि रखकर उस दबाव को नकारते हुए रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति के समझौते किए। स्वतंत्र एवं दबाव मुक्त विदेश नीति से जुड़े उस निर्णय की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी जितने दाम वैश्विक बाजारों में चढ़ गए। और तब जयशंकर ने पश्चिमी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था कि भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के लिए सबसे उत्तम सौदेबाजी करे। लोकतांत्रिक देशों में सरकारें नागरिकों के प्रति ही प्राथमिक रूप से जवाबदेह होनी चाहिए। और भारत सर्वप्रथम की विदेश नीति हमारे जैसे विकासशील देश के लिए समुचित और न्याय संगत है। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीतियों से भी आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा राह पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। और पिछले 10 वर्षों में आंतरिक स्तर पर जो मूलभूत सुधार और प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं उनसे विश्व भारत की ओर आकर्षित हुआ है। इस प्रकार भारत पूंजी तथा कारोबार के अवसर प्राप्त कर पाया है। और वर्ष 2000 में से 2023 तक भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई प्रवाह $953 अरब रहा है। और जबकि इसमें आप देखिए 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 615.73 अरब डॉलर रहा है। यानी कुल एफडीआई का करीब 65% मोदी सरकार के दौरान हुआ है। और 2023 में भारत को $70 अरब एफडीआई मिला, जो चीन के 33 अरब डॉलर से दोगुना अधिक था। और चीन दशकों तक एफडीआई के मोर्चे पर अपराजय रहा है, किंतु भारत ने स्वयं को पश्चिमी पूंजीपतियों और सरकारों के समक्ष चीन से बेहतर और आकर्षण गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के भरसक प्रयास किए हैं, जो अब परिणाम भी दिला रहा है। और हमारी विदेश नीति से यह संदेश भी गूंजा है कि निरंकुश और विस्तारवादी चीन का विकल्प लोकतांत्रिक एवं जिम्मेदार भारत है। स्वयं को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करने के भारत के प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। और इस सक्रियता ने विदेश व्यापार समझौते तथा भारतीय नागरिकों के सुगम प्रवास एवं आवाजाही को संभव बनाया है। विश्व में अगली बड़ी शक्ति के रूप में भारत के बारे में दीर्घकालिक आशावाद जगाने हेतु अपने मित्र राष्ट्रों के साथ सामरिक साझेदारियों को गहराइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप देखिए जिसके फलस्वरूप भारत में कई उद्यम आरंभ हुए हैं और इसे रोजगार सृजन के साथ ही आर्थिकी को भी तेज गति मिली है। मिसाल के तौर पर आप देखिए वैश्विक दिग्गज अमेजॉन को ही देखें तो उसने आप देखिए 2030 तक भारत में $26 अरब निवेश करने की योजना बनाई है और जिससे करीब 20 लाख भारतीयों को नौकरियां मिलेंगी। इस प्रकार के व्यापक वाणिज्यिक फैसलों के पीछे केवल अपनी प्रबंधन ही नहीं और कंपनी प्रबंधन ही नहीं बल्कि अन्य तमाम तत्व भी एवं पहलू भी प्रभावी होते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के भारत में विकास के पीछे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे दिग्गजों की भूमिका है। और विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए विदेश नीति की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारतीयों के लिए उच्च आय, अच्छे जीवन स्तर और सहूलियतें प्रदान करने के लिए सक्षम विदेश नीति का होना आवश्यक है। गत एक दशक में आप देखिए भारत ने
विदेश में जो कुछ किया है उसके प्रति देश में व्यापक उत्साह और समर्थन में वृद्धि स्पष्ट संकेत हैं कि हम सही राह पर हैं और आगे इसी पथ पर प्रयासरत रहकर चलना पड़ेगा। स्तंभकार शीघ्र प्रकाशित होने जा रही पुस्तक फ्रेंड्स इंडिया जा क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक हैं, इनका नाम है श्री राम चौलिया, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। अच्छा आर्टिकल है। खर्च करने की बदलती प्रवृत्ति। पिछले दिनों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के प्रारंभिक आंकड़े बदलती भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोग व्यय के बीच अंतर कम होता जा रहा है और जैसे ग्रामीण भारत में भी मध्य वर्ग उभार लेने लगा है। यह सर्वेक्षण जहां इस बात को रेखांकित करता है कि लोगों के भोजन खर्च में प्रोटीन और पोषक तत्वों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वहीं इस चिंता को भी बढ़ाता है कि लोगों द्वारा नशे आदि पर व्यय करने से अधिक किया जा रहा है। और आप देखिए देश भर के 2.5 लाख से अधिक परिवारों पर किया गया सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि पिछले एक दशक में लोगों की उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है। अब लोग भोजन पर अधिक व्यय करने के बजाय टिकाऊ वस्तुओं पर अधिक व्यय कर रहे हैं। और वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर 22-23 तक के दशक में शहरी व्यय की तुलना में ग्रामीण प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में अधिक वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में का व्यय आप देखिए 1430 रुपये से बढ़कर 3773 रुपये और शहरी क्षेत्रों का व्यय आप देखिए 2630 रुपये से बढ़कर 6459 रुपये हो गया है। और इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव आने से लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है और लोग खाद्य वस्तुओं की तुलना में गैर खाद्य वस्तुओं जैसे कार, एसी, कपड़े, जूते, मनोरंजन आदि पर अधिक व्यय करने लगे हैं, जो देश में बढ़ती मांग का वाहक बन देश की जीडीपी में वृद्धि का कारण भी बन रहा है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का भोजन पर होने वाला व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 53% से घटकर आप देखिए 46% हो गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43% से गिरकर आप देखिए 39% हो गया है। यह सर्वेक्षण भोजन की थाली में होने वाले परिवर्तनों की तरफ भी आप देखिए ध्यान आकर्षित करता है। ग्रामीण परिवारों का अनाज पर किए जाने वाले व्यय की का हिस्सा 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 11% से घटकर 5% रह गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 6.67% से गिरकर आप देखिए 3.64% रह गया। और इसका सीधा अर्थ है कि लोग अब अनाज और दालों पर होने वाले व्यय से अधिक पेय पदार्थ और प्रसंस्कृत भोजन पर खर्च कर रहे हैं। और इसमें दूध से बने उत्पादों के साथ साथ आप देखिए उच्च मूल्य वाली पोषण संबंधी सामग्री, अंडे, मछली, मांस, फल और सब्जियां पर अधिक व्यय कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति शहरी परिवारों की तुलना में ग्रामीण परिवारों में अधिक दिखाई दी है, जो बदलते भारत में उभरते ग्रामीण मध्य वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति की ही अभिव्यक्ति है। लोग केवल परिवहन, प्रसाधन और सामग्री और अन्य घरेलू सामग्रियों और मनोरंजन आदि पर ही अधिक व्यय नहीं कर रहे हैं, बल्कि नशीले पदार्थों की हिस्सेदारी भी बढ़ रही। इस दिशा में नीति निर्माताओं को गंभीरता से ध्यान होगा। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोग अब अधिक विविध भोजन विकल्पों की ओर जा रहे हैं और यह बदलाव सकारात्मक विकास का प्रतीक है। भारतीय आहार में अब केवल अनाज ही मुख्य खाद्य पदार्थ नहीं रह गया है। यह प्रवृत्ति भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसरों का सृजन भी करती है। फलों, सब्जियों और पशुधन उत्पादों की बढ़ती मांग कृषि फोकस में बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह किसानों के लिए अपने उत्पादन में विविधता लाने और इससे बढ़ते बाजार का लाभ उठाने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। इसलिए सरकार को फलों, सब्जियों और पशुधन की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी सहायता प्रदान करके इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करना होगा। संतुलित आहार के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता और मुख्य कार्बोहाइड्रेट से परे उच्च मूल्य वाले पोषक स्रोतों की बढ़ती मांग के संदर्भ में भारत को अपनी खाद्य नीति का पुनर्मूल्यांकन कर भविष्य की नई रूपरेखा बनानी चाहिए। प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय के आधार पर यह सर्वेक्षण विभिन्न आय समूहों के बीच आर्थिक समानताओं को भी उजागर करता है। 5% सर्वाधिक ग्रामीण गरीबों का व्यय 1373 रुपये, जबकि शहरी गरीब 2001 रुपये व्यय कर रहे हैं। ऊपर के 5% अमीर ग्रामीण औसत रूम से आप देखिए 10,500 रुपये व्यय करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 20,824 रुपये है। यह बढ़ता आर्थिक असंतुलन नीति निर्माताओं को सबसे कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक सामाजिक नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल देता है और जिससे ग्रामीणों में शहरी परिवारों के इस अंतर को कम किया जा सकता है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों से भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाले रचनात्मक बदलाव का विश्लेषण कर सामाजिक योजनाओं को नया आकार देने में मदद मिलेगी
उद्योगों को भी अपनी रणनीतियों को बनाने और उभरते बाजारों में जगह बनाने में मदद मिलेगी। सर्वेक्षण के निष्कर्ष राज्य सरकारों के लिए अपनी बजटीय रणनीतियों को बनाने में दिशा निर्देशों के रूप में सहायक होंगे। असमानताओं को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करेंगे। इन आंकड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अद्यतन करने और अन्य व्यापक आर्थिक संकेतकों को मापने में होगा। देश में बदलती उपभोग प्रवृत्ति को समझकर और उससे जुड़ी चुनौतियों के समाधान द्वारा ही एक समावेशी और न्याय संगत समाज की स्थापना की दिशा में बढ़ा जा सकता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, अच्छा आर्टिकल है। लेखक हैं शास्त्री अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत सिंह के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सकारात्मकता का रंग ऊर्जा, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। तो रंगों की जब बात होती है तो भक्ति काल की कवियत्री मीराबाई का पर ध्यान चला जाता है। उनके भजन की पंक्ति, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग के निहितार्थ को समझ लिया जाए तो हर कोई परम ब्रह्मा से साक्षात्कार जैसी उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकता है। और यह विचारणीय है कि मोहन को किस रूप में देखा जाए। यशोदा के मोहन भी यश देने वाले रहे हैं और व्यक्तित्व में पूर्णता मोहन इस रूप में देते हैं कि जब भाव पक्ष की राधा के साथ रहते हैं तब मुरली बजाते हैं और जब कर्म पक्ष के पांडवों के साथ रहते हैं तब युद्ध के मैदान में शंखनाद करते हैं। जब व्यक्ति इन दोनों स्वरूपों में कुशलता से जीवन व्यतीत करता है तब उसका स्वरूप पूर्णता के शिखर पर पहुंच जाता है। मोहन को मोहन ना के रूप में परिभाषित किया जाए तब जब भी सत रज और तम से जो ऊपर उठता है वही स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। युद्ध के मैदान में आप देखते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों की महत्ता मीराबाई के हाथ लग गई, फिर तो उनके महल का स्वरूप ही बदल गया। मीराबाई के आशय को समझा जाए तो मीरा की दृष्टि कबीरदास के काकर पाथर वाले महल पर नहीं है बल्कि इन 10 इंद्रियों वाले महल पर जाना है। इसी 10 इंद्रियों वाले महल के भीतर चैतन्य शक्ति के कृष्ण का पता मीरा को चल गया। फिर तो मीरा के अंतर जगत में गोविंद गोविंद की गूंजें उठने लगी और गूंज ऐसी हुई कि मीरा का जीवन काम क्रोध मोह लोभ के समंदर में हिचकोले खाने से बचकर मृदुता की सरिता सा हो गया। और इस प्रकार जो भी अपनी आंतरिक कृष्ण को आस्था भक्ति और स्नेह और प्रेम से रंग लेगा उसके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मकता की बांसुरी जीवन में बज ही जाएगी। जीवन बसंत सा हो जाएगा और अवांछित कामनाओं की होलिका जलकर खाक हो जाएगी। अच्छे कॉलम लिखे जाते हैं, देखा करिएगा, पढ़ा करिएगा, सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। चुनावी रेवड़ियां, तो यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं और सामग्री देने के वादे पर कोई रोक टोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह इसके पहले भी इस विषय का संज्ञान ले चुका है लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है। और उसके चुनावी रेडियो के मामले में निर्वाचन आयोग को कदम उठाने को कहा था, लेकिन उसके पास ऐसे कोई अधिकार ही नहीं है कि वह अनाप शनाप वादे करने वाले दलों पर कोई लगाम लगा सके। यही कारण है कि उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। वे मतदाताओं को लुभाने के लिए ऐसे वादे करने में लगे हुए हैं जिन्हें ना तो पूरा करना असंभव है और ना ही आर्थिक हालात उन्हें ऐसा करने की अनुमति देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जब कभी रेवड़ियों का सहारा लेने वाले राजनीतिक दल सत्ता में आ जाते हैं तो वे अपने चुनावी वादों को या तो आधे अधूरे ढंग से पूरा करते हैं या फिर केंद्र सरकार से उनके लिए धन की मांग करने लगते हैं। इससे भी बुरी बात यह होती है कि वे कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का काम करते हैं। वे नीति आयोग, रिजर्व बैंक आदि की ऐसी चेतावनियों की अनदेखी भी करते हैं कि चुनावी रेवड़ियां सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ बढ़ा रही हैं। ये नीति आयोग वही है जो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। और रिजर्व बैंक की बात करें तो हमारी केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यह किसी से छिपा नहीं कि ढेरों लोक लुभावन वादे कर सत्ता में आई हिमाचल, कर्नाटक, कुछ और राज्यों की सरकारों की तरह अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जोड़ तोड़ कर रही हैं। और चुनावी रेवड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे समय सुनवाई करने जा रहा है जब लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और कई दल लोक लुभावन वादे करने में जुटे हैं। स्पष्ट है कि उसे शीघ्र ही ऐसे कोई आदेश निर्देश देने होंगे जिनसे राजनीतिक दल बेहिसाब चुनावी वादे करने से बाज आए। लोक लुभावन चुनावी वादों के मामले में मुश्किल यह है कि जो वादे किसी के लिए जन कल्याणकारी हों या किसी अन्य के लिए मुफ्त की रेवड़ियां हैं, और जब तक कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ियों को सही तरह परिभाषित नहीं किया जाएगा तब तक आप देखिए उन पर लगाम लगाना संभव नहीं है। और इसमें अंतर किया ही जाना चाहिए कि कौन सी योजनाएं लोगों को सचमुच आत्मनिर्भर बनाती हैं और कौन सी
सामाजिक उत्थान पर उन्हें बेसाखी देने का काम करती हैं या फिर मुक्तोखोरी की संस्कृति को बल देती हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना कठिन होगा। इसके दुष्परिणाम लोगों को ही भुगतने होंगे। राजनीतिक दलों को आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले तौर तरीके अपनाने से रोका ही जाना चाहिए। यह सही समय है कि आम लोग भी यह समझें कि वे रेडियो के फेर में आकर अपना और साथ ही देश का अहित ही करते हैं। चलिए, बढ़ते सड़क हादसे। तो बिहार में यातायात नियमों की अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हर वर्ष सड़क सुरक्षा के नाम पर आप देखिए चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, रेवड़ियाँ निकाली जाती हैं, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सुरक्षित यातायात के लाभ बताए जाते हैं। पुलिस भी समय समय पर आप देखिए सड़कों पर उतरकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करती है और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना भी लगाती है। इसके बावजूद इस सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। खगड़िया में ट्रैक्टर कार की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों के सभी बारात से लौट रहे थे। पल भर में शादी की खुशी मातम में बदल गई। अधिकतर दुर्घटनाएं 3 कारणों से होती हैं। पहला, वाहन की तेज गति, दूसरा, हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनना और तीसरा, ओवरलोडिंग। अगर इन तीनों पर सख्ती की जाए तो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत के आंकड़ों में अप्रत्याशित कमी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इस एक आंकड़े के मुताबिक बीते वर्ष सड़क दुर्घटना के चलते 8,800 लोगों की मौत हुई है। इस तरह देखा जाए तो हर दिन औसतन 24 लोग सड़क दुर्घटना की भेंट चढ़ रहे हैं और इसमें सर्वाधिक संख्या बाइक सवार लोगों की होती है। सड़क दुर्घटना का शिकार होने का वाले अधिकतर 18 से 40 वर्ष आयु के होते हैं। दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए इन्हें यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना होगा और इसके लिए सरकार और पुलिस के साथ ही अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और देखिए, एक बात और आपको बता दूं, परेशानी यह है कि लोग जागरूक नहीं है और लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए, हेलमेट वो किस लिए लगाते हैं? इसलिए कि उनका चालान ना कट जाए। अगर वो चालान की दिक्कत ना हो ना, परेशानी, तो वो हेलमेट भी छोड़ देंगे पहनना। स्वास्थ्य सहेजने से जुड़ा अभियान। घर परिवार में सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की संभाल कर दायित्व उठाने वाली महिलाएं आमतौर पर स्वयं सही आहार नहीं लेती हैं और आधी आबादी के स्वास्थ्य से जुड़े इस चिंतनीय पहलू के पीछे जागरूकता की कमी और जिम्मेदारियों की जहद जैसे कारण है। देश में इन दिनों चल रहा 15 दिवसीय कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा 2024 पोषण के महत्व और आहार की आदतों से जुड़ी जागरूकता लाने को ही संबोधित है। और याद रहे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पूरे देश में कुपोषण को दूर कर आमजन के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से जन जागरूकता लाने के लिए मोर्चे पर काम किया जा रहा है। आम लोगों को जोड़ने के लिए उत्सव के समान आयोजित इस मुहिम का उद्देश्य सही पोषण, खानपान की अच्छी आदतों, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में सजगता लाना है। भारतीय समाज में स्त्रियों का स्वास्थ्य बच्चों के पालन पोषण से भी जुड़ा है। बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद कुपोषण का शिकार बनती हैं। इन हालात में गर्भस्थ और आप देखिए नवजात शिशु की सेहत प्रभावित होती है। यही वजह है कि इस प्रकार पोषण पखवाड़ा में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और शिशु एवं छोटे बच्चे के आहार संबंधी बातों को मुख्य विषयों के केंद्र में रखा गया है। और इसमें आप देखते हैं पोषण भी पढ़ाई भी के तहत बच्चों को की बेहतर देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा देना भी शामिल है। और जनजातीय, पारंपरिक, क्षेत्रीय एवं स्थानीय आहार प्रथाओं को समझते हुए पोषण के बारे में संवेदनशील बनाने और जैसे बिंदु इस मुहिम का हिस्सा है। यह सामग्री समाज को सही पोषण और आहार की आदतों से जोड़ने वाला अभियान है। बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में खान पान के मोर्चे पर सजगता आवश्यक है और इस विषय पर आमजन में सजगता लाने के लिए गंभीर प्रयास जरूरी है। इस अभियान में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर पोषण से जुड़ी सही जानकारी के साथ ही स्वस्थ जीवन अपनाने जल स्वच्छता और हमारी पुरानी खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है। और ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया पोषण अभियान मुख्य रूप से 0 से 6 साल के बच्चों और महिलाओं का सही खानपान और पोषण से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने का उद्देश्य लिए है। और समग्र रूप से पोषण पखवाड़े का यह अभियान जनमानस को कुपोषण के बारे में जागरूकता करने, भोजन के स्वस्थ तौर तरीकों और पोषक तत्वों का महत्व समझने के साथ ही बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण के मामलों को कम करने से ही जुड़ा है। अच्छा लिखा गया है। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल देता हूँ, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लिया करिएगा। ये भी अच्छा कॉलम लिखा जा रहा है, अच्छा एडिटोरियल कह लीजिए। वायु प्रदूषण के शिकंजे में समूचा उत्तर भारत, जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं।
तो इसे भी देख लेते हैं। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है ना, एक किताब में हमें मिल चुका है। स्विट्जरलैंड के संगठन IAQ ईयर द्वारा जारी नई रिपोर्ट में बिहार के बेगूसराय को वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 के सर्वाधिक महानगरीय प्रदूषित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत निरंतर खराब वायु गुणवत्ता की समस्या से जूझ रहा है, और जिसमें PM 2.5 की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक स्तर से कई गुना अधिक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देखिए औसत वार्षिक PM 2.5 2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत साल 2023 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद 134 देशों में से तीसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण की स्थिति निरंतर बिगड़ रही है। यह विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बन गया है। वहीं वायु गुणवत्ता के मामले में दिल्ली फिर से विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। और एक चिंताजनक आंकड़ा यह भी है कि भारत की वायु गुणवत्ता केवल 2 देशों बांग्लादेश पाकिस्तान से बेहतर है। 134 देशों में से बांग्लादेश पहले और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर रहा है। ये दोनों भारत को पछाड़कर क्रमशः विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में शुमार हो गए हैं। 2022 में भारत इस सूची में 8वें स्थान पर था। 2023 में दिल्ली का PM 2.5 स्तर और ज़्यादा खराब होकर 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया था। साल 2000 आप देखिए 22 में यह 89.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था। यह लगातार चौथी बार है जब दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में उभरी है। वहीं लगभग 1.36 अरब भारतीय नागरिकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से चिन्हित अनुशंसित स्तर से अधिक PM 2.5 सांद्रता का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि WHO ने वार्षिक दिशा निर्देश स्तर पर 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर निर्धारित किया। लगभग 96% भारतीय आबादी यानी कि करीब 1.33 अरब लोगों को PM 2.5 के अनुशंसित स्तर से 7 गुना बड़े हुए स्तर का सामना करना पड़ता है। वहीं 66% से अधिक भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का वार्षिक औसत 35 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक दर्ज किया गया है। और उल्लेखनीय है कि IAQ ईयर की इस रिपोर्ट को बनाने के लिए उपयोग किया गया डाटा 30,000 से अधिक नियामक वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों और अनुसंधान संस्थानों, सरकारी निकायों, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक सुविधाओं और गैर लाभकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से संचालित कम लागत वाले वायु गुणवत्ता सेंसर के वैश्विक वितरण से एकत्रित किया गया है था। और इससे पहले साल 2022 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 131 देशों और क्षेत्रों के 7,323 स्थानों का डाटा शामिल था। साल 2023 में आप देखते हैं कि यह संख्या बढ़कर 134 देशों और एवं क्षेत्रों में 7,812 स्थानों तक पहुंच गई है। बढ़ता स्वास्थ्य जोखिम, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग आप देखिए 70 लाख लोगों की वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मौत हो गई है। 70 लाख, सोचिए। प्रदूषित वायु के संपर्क में आने से कई प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं, जिनमें आप देखते हैं कि आस्था, कैंसर, स्ट्रोक और फेफड़ों की बीमारी शामिल है। लेकिन यह इन्हीं की तक सीमित नहीं है। साल 2010 में हुए एक अध्ययन में आप देखिए पाया गया कि कुछ घंटों से लेकर सप्ताहों तक ही PM 2.5 के संपर्क में रहने से हृदय और फेफड़ों से संबंधित रोगों के कारण होने वाली मृत्यु दर बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार आप देखेंगे कि PM 2.5 प्रदूषक कणों की उस श्रेणी को संदर्भित करता है जिसका आकार लगभग आप देखिए 2.5 माइक्रोन होता है। मुख्य रूप से बिजली संयंत्रों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण इसका स्तर बढ़ जाता है। PM 2.5 के बढ़ने के कारण धुंध छाने और साफ ना दिखाई देने के साथ कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। एक कण आसानी से सांस के माध्यम से आप देखिए शरीर में प्रवेश करके गले में खराश, जलन और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार प्रदूषण वाले इलाकों में ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को। उनका कहना है कि प्रदूषण के से सबसे ज़्यादा समस्या बुजुर्ग और छोटे बच्चों को होती है। इसके अलावा जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो मास्क पहनकर या किसी कपड़े से अपना नाक और मुंह ढककर ही बाहर निकलना चाहिए। आंखों पर चश्मा पहनना ना भूलें, इससे आंखों में जलन से बचाव हो पाएगा। और इसके साथ ही बाहर से आने पर सबसे पहले अपने हाथों को साफ करें, इसके बाद चेहरे और आंख को साफ पानी से धो लें। हर संभव सावधानी बरतने से वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर नियंत्रण की बात करें तो वायु प्रदूषण से लड़ने और इसे नियंत्रित करने के लिए
योजनाओं की कमी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में इन सभी को एक ही रणनीति के तहत एक साथ लाने का प्रयास किया गया है, जो देश भर में 102 नॉन अटेनमेंट शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। और आप देखते हैं कि केंद्रित है और आप देखते हैं कि नॉन अटेनमेंट उन शहरों को कहा जाता है जो लगातार 5 वर्षों तक PM10 या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों नेशनल एविएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने में विफल रहते हैं। और बेशक आप देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया, लेकिन इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भारी उद्योग और आवास और शहरी मामलों, कृषि तथा स्वास्थ्य मंत्रालय भी शामिल है। और इसमें सरकार की नीति आयोग जैसे थिंक टैंक के अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग, शिक्षा और सिविल सोसाइटी के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस कार्यक्रम में बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, परोपकारी संस्थाओं और प्रमुख तकनीकी संस्थानों को भी भागीदार बनाया गया। नवाचार को प्रोत्साहन, तो वस्तुतः हमारे दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग होने वाली बिजली उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है और इससे निकलने वाला धुआं हमारे वातावरण के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस तरह आप देखिए तरह के प्रदूषण से बचने के लिए आपको सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए और जिससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। और आज वायु प्रदूषण के कारण स्वच्छ हवा में खुलकर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के उपाय किए जा सकते हैं और यदि समय रहते इस और गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो वह दिन दूर नहीं जब इस समस्या को नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक किसके द्वारा लिखा गया पूरा आर्टिकल? अमित गर्ग है, पर्यावरण मामलों के जानकार हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। भावी पीढ़ी पर भी दुष्प्रभाव की आशंका, तो वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव वर्तमान पीढ़ी पर तो परिलक्षित हो ही रहा है, आने वाली पीढ़ी भी इसके दुष्प्रभाव से वंचित नहीं रह पाएगी। तमाम विशेषज्ञों ने इस बात में अपनी चिंता प्रकट की है। वस्तुतः 2000 से 2016 के बीच भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वायु प्रदूषण के गर्भावस्था और गर्भ में पल रहे शिशु पर दुष्प्रभाव को लेकर प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिका द लासेंट ने बीते वर्षों एक अध्ययन किया था और जिसकी रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि उपरोक्त तीनों देशों में प्रदूषण की वजह से 29% गर्भपात हुआ है और इसमें से अकेले 77% गर्भपात भारत में हुआ है, जबकि पाकिस्तान में 12%, बांग्लादेश में 11% मामले सामने आए हैं। और इस अध्ययन में 34,197 महिलाओं को शामिल किया गया है और जिनमें से 27,480 महिलाओं ने मिसकैरेज और 6,717 स्टिल बर्थ, बच्चे की हार्ट बीट गायब होना झेला है। शोध रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदूषण बढ़ने के साथ मानव स्वास्थ्य का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीन स्टोन का कहना है कि वायु प्रदूषण से दुनिया भर के लोगों के जीवन पर पड़ रहे प्रभाव का 3/4 हिस्सा केवल 6 देशों बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया, इंडोनेशिया में है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाहरी खतरा बना हुआ है। मानव जीवन पर वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा खतरे के मद्देनजर वैश्विक वायु गुणवत्ता अवसंरचना के लिए सामूहिक मौजूदा निवेश पर अपर्याप्त लगता है। HIV, एड्स, मलेरिया और आप देखिए TB के लिए हर साल बड़े वैश्विक कोषों का निवेश किया जाता है, लेकिन वायु प्रदूषण के लिहाज से ऐसा नहीं है। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में प्रदूषण से होने वाली प्रीमेच्योर डिलीवरी को लेकर हाल ही में एक शोध हुआ है। इस शोध में आप देखिए शामिल 687 महिलाओं को प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि समय पूर्व प्रसव हुआ था और 1097 महिलाओं को कम वजन वाले बच्चे पैदा हुए थे और इनकी तुलना 1766 सेहतमंद बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं के साथ की गई है। और गौर करने वाली बात यह है कि चीन के इस प्रांत में पूरे देश के औसत से कम प्रदूषण रहता है। चीन में भी उत्तर भारत की तरह सितंबर-अक्टूबर से वायु प्रदूषण बढ़ना शुरू होता है और गर्मियों में कम होता है। इस शोध में यह पता चला है कि गर्भावस्था के पहले और आखिरी महीने में महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं को प्रदूषण से सबसे अधिक नुकसान होता है। वहीं अमेरिका में होने वाली कुल समय पूर्व प्रसव में 3% का कारण प्रदूषण है। ऐसे में बच्चों की संख्या लगभग आप देखिए 16,000 है। वहीं दूसरी ओर प्लॉस मैगजीन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 60 लाख बच्चे प्रदूषण की वजह से समय से पहले जन्म ले रहे हैं। इनमें से आधे बच्चे अंडरवेट यानी कम वजन के हैं। अब आप देखिए, आप लोग कहते हैं कि इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं इस आर्टिकल एडिटोरियल का आंसर राइटिंग में, निबंध में। तो आप पर्यावरण पर निबंध लिख रहे हैं, वायु प्रदूषण पर लिख रहे हैं, तो इनका सबका उल्लेख कर सकते हैं इन आंकड़ों का।
ये आप देखिए ऑनलाइन खरी खरी ऑनलाइन कवि सम्मेलन की बाहर तंज कसा जा रहा है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ सकते हैं आप लोगों को अगर दिलचस्पी है तो। मिड बा स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को पछाड़ा। 12 माह के दौरान आप देखते हैं कि लार्ज कैप से 50% तक अधिक रहा है मिड बा स्मार्ट रिटर्न। और सेंसेक्स ने दर्ज की 90 अंक की बढ़त। लॉर्ज कैप कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 20,000 करोड़ रुपए या से अधिक होता है। मिड कैप कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 20,000 कितना 20,000 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए के बीच होता है, इसमें आप देखेंगे। और स्मॉल कैप में कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 5,000 करोड़ रुपए से कम होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये पूंजीकरण 20 करोड़ रुपए से 5,000 करोड़ रुपए के बीच में होता है। और आप देखिए सीसीआई ने खारिज की गूगल प्ले स्टोर खिलाफ याचिका। भारतीय वित्तीय स्पर्धा आयोग ने बुधवार को गूगल की नई प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ फाइल की गई भारतीय ऐप कंपनी को की 4 याचिका खारिज कर दी है इसमें। और भारतीय ऐप कंपनियों का आरोप था कि गूगल की प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी वित्तीय स्पर्धा के खिलाफ है। हालांकि सीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश के मामले की मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसमें। देखिए सीसीआई की अगर हम बात करें तो भारतीय वित्तीय स्पर्धा आयोग की बात हो रही है, इसके बारे में याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। क्या करता है, क्वेश्चंस पूछ लेता है। 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। हरे रंग की ड्रेस का प्लान लागू करेगी जोमेटो। फूड डिलीवरी फॉर्म है ना, उसी की बात हो रही है। 31 मार्च को खुलेंगे सभी बैंक, आरबीआई कह रहा है। और आप देखिए भारत का खनिज उत्पादन 5.9% बढ़ा। सरिया की कीमतों में गिरावट। फरवरी 2024 में 18.2 लाख करोड़ यूपीआई का ट्रांजेक्शन हुआ है। जीएसटी समाधान योजना के पात्र को 31 मार्च तक भरना होगा फॉर्म। वित्त मंत्री से मिले आरबीआई गवर्नर। कुल डाटा में बड़ी 5G की हिस्सेदारी। 3.6 गुना अधिक डाटा की खपत कर रहे हैं 5G यूजर्स। 15% रहा है 2023 में कुल डाटा ट्रैफिक में 5G का योगदान, ये भी देखेंगे। तो ये सब देखते रहा करिएगा आप लोग, इनसे भी पूछते रहते हैं, ये भी आप लोग देखेंगे, ये भी देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। युवा आलोचक निशांत को देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला है। युवा कवि आलोचक निशांत को वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया है। और ये निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मानित किया गया है। चलिए, तो ये बात जरूर याद रखा करिएगा। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी हिंदी के प्रख्यात आलोचक थे। उनकी स्मृति में प्रत्येक 29 वर्ष से प्रति वर्ष किसी युवा आलोचक को सम्मान दिया जाता है। और यह सम्मान आगामी 5 अप्रैल को नई दिल्ली की साहित्य अकादमी सभागार में आयोजित एक समारोह में दिया जाएगा। सम्मान समारोह के बाद आलोचना और पाठक विषय पर चर्चा भी होगी, जिसमें सभी विद्वत मौजूद रहेंगे। इसमें अच्छी बातें हैं, गलत क्या है, गलत। आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, वहाँ आप देखते हैं कि इजराइल और हमास में चल रहा है। यहाँ आप देखिए यूक्रेन रूस में चल रहा है। दुनिया में उठापटक तो चल ही रही है। श्रीलंका विदेशी अनुसंधान जहाजों को बंदरगाह पर रोकने की देगा अनुमति। और देखिए एक बात और आप लोगों को बता दूं, रूस के बारे में, यूक्रेन के बारे में, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में मैप पर एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इससे भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के आम चुनाव में हुई अनियमितता, अमेरिका कह रहा है। और देखिए हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे देश में भी तो चुनाव आयोग पर और आप देखते हैं कि सवाल खड़े होते रहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ का तो आपने मामला देखा है बहुत अच्छे से। उत्तर कोरिया बना रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल, निशाने पर होगा, आप देखिए अमेरिका। ग्वादर बंदरगाह का बलूच अलगाववादियों का हमला, सुरक्षा बलों ने 7 हमलावरों को मार गिराने का किया दावा। और BLA के आत्मघाती दस्ते, ये सब पाकिस्तान। ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स में भारत 126 स्थान पर रहा है। और इसमें आप देखिए 143 देशों की ये सूची है। वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत 126वें स्थान पर, जरूर याद रखिएगा। और आप देखते हैं इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष पर टॉप पर। हमास के साथ 5 महीनों से जारी युद्ध के बाद इजराइल 5वें स्थान पर है। और UN इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर जारी इंडेक्स में भारत से नीचे लीबिया, इराक, फलस्तीन व नाइजर आप जैसे देश हैं। यह रिपोर्ट गैलेप, द ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर, द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क और WHR एडिटोरियल बोर्ड की साझेदारी से बनती है। इसका प्रकाशन सबसे पहले 2012 में किया गया था। तब से पहली बार अमेरिका
23वां स्थान 20 देशों में बाहर हो गया है। इसका कारण 30 वर्ष से कम उम्र के लोगों का नाखुश होना है। अफगानिस्तान इंडेक्स में आखिरी पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान 108वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में युवा सबसे अधिक खुश हैं, जबकि निम्न मध्यम वर्गीय लोग सबसे कम खुश हैं। और देश में आप देखिए मौजूद औसत भारत में वृद्ध पुरुष वृद्ध महिलाओं की तुलना में जीवन में से अधिक संतुष्ट हैं, पर अन्य मानकों को ध्यान में रखकर वृद्ध महिलाएं पुरुषों की तुलना में जीवन से अधिक संतुष्ट हैं। भारत में मध्यम या उच्च शिक्षा प्राप्त वृद्ध वर्ष उच्च जातियों के लोग बिना औपचारिक शिक्षा वाले समुचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों की तुलना में अधिक हैं। और रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की वृद्ध आबादी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है, जिसमें 60 और से अधिक उम्र के 14 करोड़ भारतीय हैं, जो 25 करोड़ चीनी समकक्षों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ये आप देखते हैं कि रहने की व्यवस्था से संतुष्टि, कथित भेदभाव और स्वनिर्धारित स्वास्थ्य इस अध्ययन में भारत के जीवन संतुष्ट के शीर्ष 3 आधार के रूप में उभर कर आए हुए हैं। चलिए सब याद रखा करिएगा कौन किस स्थान पर है। टॉप पर आप देखिए फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया है। भारत इसमें 126वें स्थान पर है, टोटल 143 देशों में। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग का इस्तीफा हो गया हनोई भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच। बुल्गारिया राष्ट्रपति ने पीएम मोदी राष्ट्रपति मुर्मू का जताया आभार। आयरलैंड के भारतवर्षी पीएम लियो वराडकर ने इस्तीफा दिया है। जापान में दक्षिण कोरिया टैंकर पलटा, 8 की मौत हो चुकी है। जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप ने और राज्यों में प्राइमरी चुनाव जीते। ये आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव अमेरिका में भी है। फाल्स महोत्सव पर जलाई निनाट्स की होली। स्पेन के वेलेसिया में फाल्स महोत्सव पर कार्डबोर्ड से तैयार किए गए निनाट्स की होली जलाई गई। इस उत्सव पर चर्चित नेताओं, अभिनेताओं और अन्य मशहूर हस्तियों के बोर्ड के निनाट्स बनाए जाते हैं। यह महोत्सव सेंट जॉर्ज को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव की सबसे बड़ी खासियत है कि वर्तमान घटनाओं में यह व्यंग्यात्मक टिप्पणियों की जाती है और सड़कों पर कई दिनों चल जश्न मनाया जाता है। चलिए अच्छी बातें हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है और मुझे लगता है क्रिकेट को तो आप लोग एक एक बॉल को देखते होंगे, क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो राजस्थान किंग्स ने जीती लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी। भारतीय हॉकी टीम 5 टीमों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। भारतीय गोल्फर जरा आनंद ने बनाई संयुक्त बढ़त। सिंधु और लक्ष्य स्विस ओपन के दूसरे दौर में देखने को मिलेंगे। भावनात्मक शोषण और हताशा का शिकार बनाती है नौकरी के नाम पर ठगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपित की याचिका जमानती याचिका खारिज कर दी। आजकल इस तरह के मामले भी खूब हो रहे हैं, ध्यान रखा करिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 कुछ आप लोग जागरूक रहिए, मैं तो कहता हूँ बस। मध्य प्रदेश में चूक नहीं मान रहा था बैंक, आईटी कोर्ट ने डिजिटल सिग्नेचर पर रोक लगा दिलवाए रुपये। मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आईटी कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शुरू की गई बैंक संबंधी इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी या गड़बड़ी के मामले में इस रिपोर्ट में सुने जाते हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट मिल जाते हैं। और आप देखेंगे कि देश में 21 महीने से चल रहा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हुआ। कब की बात है? 1977 में। आज ही देश में 21 महीने से चल रहा आपातकाल खत्म हुआ। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो से आपातकाल लगाने का ऐलान किया था और इसी वर्ष 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी के विरुद्ध दिया गया फैसला आपातकाल की वजह बना था। यूएई में विश्व का सबसे बड़ा डाक टिकट जारी किया गया। 2013 में आज ही यूएई ने मदर्स डे के उपलक्ष्य में विश्व का सबसे बड़ा डाक टिकट मदर ऑफ एमिरेट्स जारी किया था। 1.36 गुणा 1.77 मीटर के टिकट को यूएई के संस्थापक जायद बिन सुल्तान की पत्नी शेखा फातिमा बिन्त मुबारक अल केतवी के सम्मान में जारी किया गया था। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को दिलाई अलग पहचान। प्रख्यात शहनाई बाजक बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में आज ही बिहार के
डुमराव गांव में हुआ था। शहनाई वादन उन्हें विरासत में मिली थी। 1937 में कोलकाता में हुई भारतीय संगीत सम्मेलन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें पूरे देश से सराहना मिली। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाकर आज़ाद भारत का स्वागत किया। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित हुए। बिस्मिल्लाह ने अपनी साधारण जीवन शैली को लेकर भी जाने जाते हैं। 21 अगस्त 2006 को इनकी डेथ हो गई थी। यातायात नियमों का पालन कराएंगे रोबोट डॉग। ये आप देखिए, स्पेन में ई स्कूटरों से संबंधित यातायात कानूनों को लागू कराने के लिए डॉग रोबोट तैनात किए जाएंगे। और आप देखते हैं कि परीक्षण के तौर पर दक्षिणी स्पेन में मलागा में रोबोट डॉग सड़कों पर उतारे गए। मलागा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटरों का पता लगाने के लिए इन्हें डिजाइन किया है। यह डॉग रिमोट से नियंत्रित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में सक्षम है। क्या एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत हो चुकी है? क्या हम धरतीवासी एंथ्रोपोसीन युग में प्रवेश कर चुके हैं? दुनिया भर में भूविज्ञानियों के बीच इस सवाल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहुत से विज्ञानी इसके पक्ष में तर्क पेश कर रहे हैं, तो इस विषय पर अध्ययन करने वाले बहुत से शोधकर्ता इससे सहमत नहीं है। उनका दावा है कि इस युग को शुरू होने में भी समय है। तो दुनिया भर के विज्ञानियों के बीच छिड़ी बहस गुत्थी सुलझाने के लिए शोध में जुटी एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप से आप देखिए जुड़े विज्ञानी। मानव जनित बदलाव से नई युग की शुरुआत। कई विज्ञानियों का मानना है कि पृथ्वी पर हो रहे मानव जनित बदलाव के चलते एक भूविज्ञानिक युग की शुरुआत हुई है, और जिसे एंथ्रोपोसीन कहा जा रहा है। इनका मानना है कि पिछली सदी के खत्म होने तक होलोसीन युग के भी अंतिम पल आ गए थे। वे कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इंसानों ने धरती के भूभाग, महासागरों और पारिस्थितिकी तंत्रों को इतनी तेजी से बदलाव किया कि एंथ्रोपोसीन की शुरुआत हो गई है। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि इसे आने में अभी समय है। 12,000 साल पहले हिमयुग की शुरुआत हुई थी और इकट्ठे हो रहे एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप भी। और बड़ा सवाल, क्या नए युग की शुरुआत 1950 में हुई थी? ये भी बात हो रही है। धरती की ऊपरी सतह पर दर्ज होते रहे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एंथ्रोपोसीन सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह इंसानों के जरिए धरती इसके इकोसिस्टम और दूसरी प्रजातियों पर डाले जा रहे असर के बारे में भी बताता है। इंसान इससे अपने लिए कुछ अच्छा भी खोज सकता है। अल्जाइमर रोग में कारगर हो सकती है नैनो टेक्नोलॉजी से शोध कह रहा है। टी सेल के शक्तिहीन होने पर का राज खुला। सॉलिड ट्यूमर में विशिष्ट मेटाबॉलिक एंजाइम फैट बर्निंग की प्रक्रिया को करता है सीमित, और टी सेल लिपिड को स्टोर करने में लगा रहता है। चलिए, अच्छी बात है। इंटरनेट पर चर्चा गूगल गलत है साइन बोर्ड। ये कहाँ की बात है? बेंगलोर की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। देखिए, जो काम की खबरें रहती हैं, मुझे लगता है कि 1 घंटा हर हाल में देना चाहिए। लगभग 1 घंटे में आपका कवर हो जाता है, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर भी पढ़ना है तो PDF के रूप में मिल जाती है ना पूरी, तो उसे देखते रहिए आप, ठीक है। और 1 से मैं कहता हूँ कि 1-1.5 घंटे के बीच आपका करंट के लिए होना चाहिए, न्यूज़पेपर के लिए होना चाहिए हर हाल में। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए आप लोग, ठीक है। कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग बता सकते हैं।